सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। Hello aspirants, I Vivek Sharma welcome you all on our YouTube channel SP Education। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे सर्ट्स कंपैरिजन। तो सर्ट्स के बारे में छोटी से लेके बड़ी जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा और हाल फिलहाल के पेपर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप भी उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इस सेशन के बाद में, तो आप देखोगे जिन सवालों को करने को आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब आप उन सवालों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ये जो कंसेप्ट है आपने यूट्यूब पे बहुत कम देखा होगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के दरमियान, वीडियो को लाइक करना। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि, और दूसरा बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन आएगा अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सर्ट्स कंपैरिजन, जैसे मैंने बताया, सर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं करनी। ठीक है, तो आज हम करनी को जानेंगे और इनका कंपैरिजन पे जो सवाल आए हुए हैं हाल फिलहाल के पेपर्स में उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ूंगा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, दो तीन बातें आपको जरूर जाननी होंगी। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको पता होगा। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या है, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी टॉपिक है इसको मैं कभी फिर और डिस्कस करूँगा, क्योंकि फिलहाल हम सर्ट्स के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा जान के चलिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बेसिकली सर्ट्स होते क्या हैं, सर्ट्स होते क्या हैं। तो सर्ट्स का मतलब क्या है, मान लो ये कोई नंबर लिखा, रूट के अंदर कोई भी नंबर है ए। ठीक है, तो ए जो है, अब इस ए की क्या विशेषता है, इट कैन नॉट बी फैक्टोराइज्ड फर्दर। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। इस बात से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 3। ठीक है, तो 3 को आप 3 × 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। सिमिलरली मैंने लिखा 5। ठीक है, तो 5 भी आप देखेंगे तो 5 × 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रूट के अंदर 3 ही रहेगा और ये रूट के अंदर 5 ही लिखे रहेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा 4, तो आप बोलोगे 4 को सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, और 2 और 2 का जब पेयर बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रूट 4 है वो सर्ट्स की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि ये फर्दर फैक्टराइज होके इसने हमें एक नया मतलब ऐसा नंबर दे दिया जो कि सर्ट्स के अंदर लाइन नहीं करता है। ठीक है, अब आपके अंदर दिमाग में बात आ रही होगी, अगर मैं बात करूं रूट 8 की, तो रूट 8 को आप क्या बोलोगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या है, 2 मेरा बाहर आ जाएगा और रूट 2 फिर भी बच गया। इसका मतलब ये क्या है, ये सर्ट है। ठीक है, इट इज ए सर्ड, ये करनी का प्रकार है। ठीक है, इट इज ए सर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये अभी भी मेरे पास जो इसकी फॉर्म है, इसको मैं रूट 2 को अभी मैं बाहर नहीं लेके आ सकता। ठीक है, तो हमने जाना सर्ड क्या होता है। अब जो भी नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहते हैं, ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 4, 9, 16, √1, दीज ऑल आर नॉट सर्ड। ठीक है, ये क्या है, नॉट सर्ड, ये सर्ड नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखना। सर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनको मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकता। √5, √7, √11। अब जरूरी नहीं है, आप देखो रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर रूट की पावर, रूट की जो पावर है कुछ भी हो सकती है। जैसे √5 में आपको पता होगा, ये इसका मतलब होता है रूट की पावर हाफ, मतलब जो नंबर की पावर हाफ होता है। तो जरूरी नहीं है पावर हाफ ही सर्ड होता है। अगर मैंने लिख दिया मान लो √7, तो 7 की पावर 1/3, ये भी क्या है, एक तरह से ये भी सर्ड का ही टाइप है। ठीक है, तो कितनी भी पावर मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। मान लो मैंने लिखा 9 और यहाँ पर मैंने कर दिया √5, मतलब √5 वाला, तो इसका क्या रहेगा, इसको भी मैं क्या रखूंगा, ये भी एक सर्ड बनेगा। ठीक है, ये भी एक सर्ड का टाइप है। तो आपको समझ में आ गया सर्ड क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सर्ड्स के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में था, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख देता हूँ।
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देता हूँ और क्यू मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, ठीक है, एक बात को ध्यान में रखना। अब क्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में तो मैंने लिख दिया। दूसरी बात क्या होती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग होते हैं, और रिकरिंग होते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा डेफिनेशन पढ़ना, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं इर्रेशनल नंबर्स की, तो इर्रेशनल जो नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगे डेसिमल के बाद में, और नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये बात आपको जाननी चाहिए, आप थोड़ा गूगल करना और आप चीज़ों को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन की बात हुई। तो आज हम बात करेंगे सर्ट्स कंपैरिजन की, ठीक है। सर्ट्स मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट पे ले आता हूँ इसको, स्क्रीन को, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहें तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं, आप बिल्कुल कॉपी पेन उठा के बैठना और इन नोट्स को बनाना, और आप इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, तो यू विल सी द डिफरेंस कि आपने कितनी जल्दी इन सवालों को सॉल्व कर लिया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो सर्ट्स पे जो जनरली सवाल आते हैं, 3 तरह के ही सवाल आते हैं, और ये जनरली मैंने बोला है, ज़रूरी नहीं है सवाल यहीं से आएगा, जो इसके बाद का जो केस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो 90% चांसेस है वो यहीं से सवाल बनता है, ठीक है। सवाल क्या क्या बनेगा, मान लो उनका सम सेम है, जो सर्ट्स दे रखे हैं आपको, उनका अंतर सेम है, या फिर उनका प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, उनका गुणनफल सेम है, यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो 1 बाय 1 हम केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये स्क्रीनशॉट ये मैंने खुद से लिखा है आपके लिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं इसको बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लिखने का काम है, आप इसको लिख लीजिए और अपनी कॉपी में मतलब या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना बताऊँगा कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं, हाँ, इस तरह से इसको घुमा के आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इनमें मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। अब मान लो बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। मैंने एक सवाल लिया है, मैंने सवाल लिया √3 + √6, ठीक है, √3 + √6। दूसरा सवाल मैंने लिया यहाँ पर √7 + √2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको चेक क्या करना है, इनका सम कांस्टेंट है या इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। ये आपको बाद में चेक करना है कि इनका सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ के घटा के देखना है, ठीक है। अगर मैं इनका सम करता हूँ, अगर मैं इनका सम करता हूँ तो इनका सम कितना आएगा, आप बोलोगे इसका सम आएगा 9 और इसका आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर सम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंस कांस्टेंट होता तो मैं आगे की बात बताता। पहली बात आपने क्या करना है, आपको पहला स्टेप करना है सम या डिफरेंस को चेक करना है, या तो वो सम कांस्टेंट है या डिफरेंस कांस्टेंट है। और तीसरी बात आप ये भी चेक कर सकते हैं क्या इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। ये तीनों बात आप समझ गए, आपको सबसे पहले ये चेक करना है प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, पहली बात समझ गए। दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, फिर सवाल का साइन चेक करना है, साइन ऑफ क्वेश्चन। फिर आपको ये चेक करना है कि सवाल का जो साइन है वो किस तरह से है, या तो प्लस में है या तो माइनस में है, ठीक है। सवाल का साइन या तो प्लस में है या तो माइनस में है, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लो सवाल का साइन हमारा सम और साइन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। हमारा सम कांस्टेंट है, यहाँ पे केस लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने केस लिख दिया, यहाँ पर साइन लिख दिया, ठीक है। तो मान लो सम केस क्या है कि सम मेरा कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है और साइन प्लस का है, साइन प्लस का है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा, जो बड़ा है दैट इज बिगर इज स्मॉलर, जो बड़ा है वो छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड रिवर्स, एंड वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं,
आप थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लो दूसरा केस क्या है कि साइन अगर नया पे नेगेटिव होता, सम कांस्टेंट है और साइन नेगेटिव होता, तो इसका मतलब क्या है, बिगर है इज बिगर, बड़ा जो है वो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये आप थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब दूसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंस कांस्टेंट है, मान लो मैंने चेंज कर दिया कलर इसका पेन का, मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट है और सवाल मेरा मान लो माइनस का है, सवाल माइनस का है, तो जो बिगर है, मैंने बिगर को बी से लिखा है, बिगर इज स्मॉलर एंड वाइस वर्सा, एस का मतलब स्मॉलर है यहाँ पर, वाइस वर्सा, ठीक है। और सवाल मान लो यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट है, सवाल मेरा प्लस का था, तो बिगर इज बिगर। ये चार अब बात आपको जाननी चाहिए, उसके बाद मैं सवाल बिल्कुल बताता हूँ किस तरह से मेरा सवाल था और किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, हम सवाल के थ्रू समझेंगे कि चीज़ों को मैंने क्या बोला था, ठीक है। अब मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सवाल, मान लो इसी सवाल को मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पर, √3 प्लस √6 और यहाँ पर लिखा √7 प्लस √2, बात समझ में आ गई, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर जो इसका जो सम है दोनों का 9 है, यहाँ पर सम 9 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का साइन क्या है, साइन जो है सवाल का प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि या तो सवाल दोनों में प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है तीसरे स्टेप में, तीसरा जो स्टेप होगा, रिमूव स्मॉलर सर्ड फ्रॉम बोथ एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, देखो सम कांस्टेंट हो गया आपका, अब उसके बाद क्या करना है, ये सम कांस्टेंट हो गया, साइन चेक कर लिया, अगर मान लो सम कांस्टेंट है साइन भी सेम है, तो मैंने क्या बताया था, बड़ा छोटा होगा, छोटा बड़ा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में से छोटे छोटे को माइनस कर दो, दोनों में से छोटे छोटे को माइनस का मतलब उनको हटा दो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास बचा √6 और √7, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो बड़ा होगा वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है, जब साइन सेम होते हैं, चाहे प्लस की बात हो चाहे माइनस की बात हो, मतलब साइन अगर प्लस का है और सम कांस्टेंट है तो उल्टा चलेगा केस, मतलब बड़ा छोटा होगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन माइनस का है और डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसमें भी क्या होगा, बड़ा छोटा होगा, छोटा बड़ा होगा, ठीक है। इस बात को समझना। तो मैंने क्या बोला था, जो छोटा है वो बड़ा होगा, तो इसमें 6 में और 7 में छोटा कौन सा है, आप बोलेंगे 6 छोटा है, इसका मतलब ये वाला सर्च बड़ा है, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर आ गया, दैट इज़ ये मेरा करेक्ट है, √3 प्लस √6 बड़ा है। एक और सवाल मैं आपके लिए लेता हूँ, आपको पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको फोकस करना है, ठीक है। मैंने मान लो लिखा √11 प्लस √7, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा √12 प्लस √6, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इनका सम कितना है, सम कितना है 18, और इनका भी सम कितना है 18, इसका मतलब सम कांस्टेंट है, सम दोनों में सेम है, और क्वेश्चन का जो साइन है, दैट इज क्वेश्चन का जो साइन है वो प्लस में है, प्लस में है। तीसरा स्टेप क्या करना है, छोटे वाले को, दोनों में से छोटे को हटा दो, ये 7 गया, यहाँ से 6 गया, जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा है वो बड़ा होगा। 11 और 12 में से बड़ा कौन सा है, 12 बड़ा है, तो हमें उल्टा करना है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, √7 प्लस √11 बड़ा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो आपके मैं डिफरेंस का लेता हूँ, मैंने लिखा √7 माइनस √2 और मैंने लिखा √11 माइनस √6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस चेक करा, तो आपने डिफरेंस बोला सर डिफरेंस 5 आ रहा है दोनों में, ठीक है। और क्वेश्चन का जो साइन है, क्वेश्चन का जो साइन है वो कितना है, मान लो क्वेश्चन का जो साइन है वो माइनस में है, वो माइनस में है, दोनों सेम चीज़ें होती हैं, मतलब प्लस में भी प्लस का क्वेश्चन है और सम कांस्टेंट है, या डिफरेंस कांस्टेंट है, माइनस का क्वेश्चन है, तो दोनों में उल्टा चलेगा, छोटा बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा। इसमें भी देखो सेम केस है, डिफरेंस कांस्टेंट है और क्वेश्चन का साइन माइनस है, तो इसका मतलब उल्टा बड़ा होगा। अब सबसे पहले क्या करना, छोटे वाले को हटा दो, दोनों में से छोटे को हटा दिया। 7 में 11 में से बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे 11 बड़ा है, लेकिन हमें उल्टा करना है, इसका मतलब क्या है, √7 माइनस √2
ग्रेटर होगा √11 माइनस √6 से। इससे आसान तरीका आपको आई थिंक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आप चेक करके देख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है समझाने की, आपको बस फोकस करना है, ठीक है। एक और सवाल मान लो मैंने लिया √13 माइनस √11 और √7 माइनस √5, इसको चेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक करा आपने, डिफरेंस 2 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है। क्वेश्चन का जो साइन है वो आपने देखा माइनस है, तो उल्टा चलेगा। आपको क्या करना है, छोटे वाले को हटा दो, दोनों में से छोटे को हटा दिया, जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। तो √13 बड़ा है, यहाँ पर √13 बड़ा है, लेकिन हमें कौन सा बड़ा करना है, जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। इसका मतलब √13 माइनस √11 छोटा है √7 माइनस √5 से। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। जो मैंने आपको अभी जो 10-15 मिनट का जो लेक्चर दिया वो सिर्फ इसीलिए था कि चीज़ें आपको समझ में आने लगें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। और पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को करना अपना, मैं आपके लिए थोड़ी से पॉज करूँगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा √7 प्लस √6 और दूसरा क्वेश्चन लिखा √7 √8 प्लस √5, ठीक है। आप मुझे बताइए कौन सा बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने सवाल सॉल्व करने की कोशिश करी हो। इतना ही सवाल है, ज़्यादा देर इसमें लगने वाली है नहीं। तो सबसे पहले आप सम चेक करिए, सम 13 है, इनका सम 13 है, बिल्कुल अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन का जो साइन है वो प्लस का है दोनों में। इसका मतलब क्या है, जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा होगा। लेकिन उससे पहले आपको छोटे वाले को हटा देना दोनों में से। तो छोटा कौन सा है, √7, तो इसका मतलब √7 वाला जो सर्ड है वो बड़ा है, अगर मैं √8 प्लस √5 से बात करूं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने सवाल लिखा, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा है, आप मुझे बताइए √13 माइनस √11 √16 माइनस √8 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, इनका सम चेक करना है। सम आपने चेक करा तो सम कितना है, 24 है। इसका भी सम कितना है, 24 है। क्वेश्चन का जो साइन है वो क्या है, माइनस है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, अब ये उल्टा हो गया, सम के साथ में साइन रिवर्स हो गया। मतलब सम का मतलब प्लस होता है, अगर क्वेश्चन भी प्लस होता तो मेरा जो आंसर होता वो उल्टा होता, मतलब बड़ा छोटा होता, छोटा बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उल्टा हो गया। सम क्या है, सम तो कांस्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन का साइन उल्टा हो गया, मतलब माइनस वाला क्वेश्चन है। तो आपको प्रोसीजर वही करना है, छोटे वाले को हटाना है। तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। तो बड़ा कौन सा है, √16 और √13 में से √16 बड़ा है। इसका मतलब क्या है, √13 माइनस √11 बड़ा है, छोटा है √16 माइनस √8 के कंपैरिजन में। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जब तक ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं समझ में आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है √7 प्लस √3 और √15 प्लस √11, ठीक है। तो अगर मैंने सम चेक करा तो सम कितना आ रहा है, इनका 10 आ रहा है, इसका आ रहा है 15, 11, 26। तो इसका मतलब सम वाला एप्लीकेबल नहीं है। डिफरेंस में चेक करूँगा, आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है। पहली बार में सम आ जाए तो कांस्टेंट तो अच्छी बात है, अगर सम नहीं आता तो डिफरेंस पे जाए। डिफरेंस कितना है, इनका 4 है और इनका भी डिफरेंस 4 है, इसका मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन का साइन मैं देखूंगा, तो क्वेश्चन का साइन क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का क्वेश्चन है। तो अब देखो कंपैरिजन आपका क्या बना, मतलब ये बना कि डिफरेंस का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है और क्वेश्चन का साइन उल्टा है। अगर डिफरेंस के साथ डिफरेंस आता तो इसका मतलब हमें उल्टा करना था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उल्टा हो गया। मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है और क्वेश्चन का साइन रिवर्स आ रहा है, माइनस के साथ में प्लस आ रहा है या प्लस के साथ में माइनस आ रहा है। तो उस केस में जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये रिवर्स केस बन रहा है। तो मैंने क्या करा, छोटे वाले को एलिमिनेट करिए, तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। 15 √15 और √7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे √15 बड़ा है। तो इसका मतलब √7 प्लस √3 बड़ा छोटा होगा √15 प्लस √11 से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सारे तरह के सवाल मैंने आपसे डिस्कस किए, प्लस और माइनस के साथ में, जो अभी तक सम और डिफरेंस की बात थी। अब हम बात करते हैं अगर मेरा प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉपी लगा लीजिए आप, प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सवाल मैं लिखता हूँ। मान लो मैंने लिखा √7 प्लस √4
चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा रूट, ठीक है, √7 + √5 और यहाँ मैंने लिखा ये 7 पंजे 35। एक मिनट, सवाल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर √10 + √6 और √20 + √3 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आप इसको सम चेक करिए, सम कितना है 16 और यहाँ कितना है 23, तो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा। डिफरेंस चेक करा मैंने, डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 17 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी फेल हो गया ये सम, ना तो सम कांस्टेंट ना हमारा डिफरेंस कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट आप एक बार इनका चेक करिए, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपने देखा, प्रोडक्ट कितना इनका 60 है और इनका भी प्रोडक्ट 60 है, इसका मतलब प्रोडक्ट इसमें कांस्टेंट है। जब प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो आपको ये बात बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है कि जिनका सम बड़ा वो आंसर बड़ा, ठीक है, जिनका सम बड़ा, जिन नंबर्स का वो आंसर बड़ा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 10 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 16 आएगा क्या, और 20 और 3 को जोड़ूंगा कितना आएगा 23 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। तो कहने का मतलब ये है √10 + √6 में हमारा छोटा है √20 + √3 से। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। मान लो मैंने लिखा है 8, एक मिनट, √8 + √5 और दूसरा सवाल मैंने लिखा मान लो √20 + √2, ठीक है। आपको ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। पॉज करिए स्क्रीन को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, सम चेक करो, सम 13, यहाँ सम कितना 22। डिफरेंस चेक करा, डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 18 का डिफरेंस है। प्रोडक्ट चेक करो आप, प्रोडक्ट कितना है 40 है और यहाँ भी प्रोडक्ट कितना है 40 है, ठीक है। इसका मतलब हम इस वाले प्रोसीजर पे जाएंगे। मैंने क्या बोला था आपसे कि जिनका सम बड़ा वो आंसर बड़ा प्रोडक्ट के केस में। तो दोनों का सम कितना है 13 है, इधर कितना है 13 और इधर कितना सम है 22, ठीक है। इधर कितना सम आ रहा है 8 और 5 का 13 और इधर कितना आ रहा है 22। तो मैंने क्या बताया था, जिसका सम बड़ा वो आंसर बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, √8 + √5 छोटा होगा √20 + √2 से। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बच्चों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर मान लो ये सब केसेस ना होते और कोई रैंडम सवाल पूछ लिया जाता, ठीक है, उसको किस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है। एक मैं रैंडम सवाल आपके लिए उठा लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा √19 - √15 और दूसरा सवाल मैंने लिखा √7, एक मिनट, √7 - √5, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करिए, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा, इसका सम करेंगे 12 आएगा, इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा, इनका डिफरेंस करेंगे 2 आएगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट 19 और 15 का प्रोडक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखो 19 धाम 190 और 19 पंजे 95, 190 में 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 आएगा क्या, 185 आएगा, ठीक है, 185। इधर जोड़ प्रोडक्ट करेंगे तो 7 पंजे 35, ठीक है। एक बार चेक करके देख लेते हैं, 19 में 190 और 19 पंजे 95, 190 और 95, ठीक है, 185 आएगा, ठीक है। तो हमने देखा ये तीनों कंडीशन वायलेट हो गई। इसका मतलब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये भी आता है और आपको सब पिछली चीज़ें भी नहीं आती हैं तो इससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव था क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने बचपन से √2 की वैल्यू आपने याद करी होगी, √3 की वैल्यू याद करी होगी। अगर मैं आपसे √19 की वैल्यू पूछता हूँ तो कुछ बच्चे इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसका एक हैंडी तरीका बता देता हूँ जिससे आपको चीज़ें अभी थोड़ी देर में बहुत समझ में आ जाएंगी और 19 को किस तरह से कर सकते थे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 19 किस किस के बीच में आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 19 जो आता है 16 और 25 के बीच में आता है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का होता है 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो 19 है वो 4 और 5 के रूट के बीच में आएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, अब देखो हम 4 से बड़ा आएगा 5 से छोटा आएगा तो हम 4 को रेफरेंस मानेंगे, 4 के रेफरेंस में बात करेंगे।
तो इनका डिफरेंस लेना है, जो नंबर पूछा है और जो इसका बेस नंबर है 16, इनका डिफरेंस लेना है, उसको न्यूमरेटर में लिखना है 4 के साथ में। दूसरी बात, जिनके बीच में वो नंबर लाई कर रहा है उनका अंतर लेना है, ठीक है। तो 16 और 25 का अंतर होता है 9, ठीक है। तो इसका जो रूट वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई, 4:1/3, और आपको पता होगा 1/3 क्या होता है, 0.33। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई 4.33। बात समझ में आ गई। एक और सवाल समझाता हूँ। मान लो मुझे रूट 11 का निकालना है, तो आप मुझे बताइए 11 किस किस के बीच में आता है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो 9 और 16 के बीच में आता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का 4 होता है, ठीक है। आप मुझे बात बताइए कि ये जो नंबर है 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन 3 को रेफरेंस मानेंगे, तो इनका अंतर कितना है, 9 और 11 का 2 है, और इनका अंतर कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 3 सही 2/7, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आपको 1/7 की वैल्यू पता होगी, तो आपको 0.14 समथिंग होता है, 0.14। तो अगर मैं इसको डबल करूँगा, दैट इज़ 2/7 कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा 0.28, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3.28, ठीक है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 11 की 3.28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और करके दिखाता हूँ आपको। रूट 15, मान लो मैंने लिखा रूट 15, ठीक है। तो रूट 15 किस किस के बीच में आएगा, आप बोलोगे 9 के बीच में आएगा और 16 के बीच में आएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसकी बेस वैल्यू 3 आएगी, इसकी 4 आएगी, तो हमें 3 के साथ में काम करना है। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 6 आएगा, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है 9 और 16 का, वो 7 आएगा, ठीक है। दैट इज़ 3:6/7 इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, 1/7 कितना होता है, दैट इज़ 1/7 होता है लगभग। तो 1/7 की वैल्यू आपको पता होगी, दैट इज़ 0.1428। तो 6/7 की वैल्यू हो जाएगी 0.8568। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी रूट 15 की 3.85। तो ये अप्रॉक्सीमेशन निकालना आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब मैं सवाल की ओर बढ़ता हूँ, जो सवाल हमने पूछा था आपसे शुरू में, दैट इज़ रूट 19 माइनस रूट 15, ठीक है। अब रूट 19 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, बिल्कुल तरीके से मैं सॉल्व करूँगा। तो 19 किस किस के बीच में आएगा, आप बोलोगे 16 के बीच में आएगा, 25 के बीच में आएगा, तो ये 4 सही। इनका डिफरेंस कितना है, 3, इसका कितना है, 9, तो ये कितना हो जाएगा 4.33। बात समझ में आ गई। अब मैं रूट 15 पूछता हूँ आपसे, तो आप क्या बोलोगे, अभी मैंने निकाल के बताया था, दैट इज़ कितना आ रहा था, ये कितना आएगा, 9 और 16 के बीच में आएगा, दैट इज़ 3:, ये कितना हो जाएगा 6/7, 3:6/7। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, अभी मैंने बताई थी 3.85 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5 3 8, 8 3 11, और 4 3 7, 8.18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रूट 19 प्लस रूट 15 की वैल्यू आ गई 8.18। अब हमें दूसरा कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। दूसरा था मेरे पास, दूसरा कितना था, रूट 7 माइनस रूट 5। अच्छा, ये माइनस करना था, सॉरी, यहाँ पर आपको माइनस करना था, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इसको हमें माइनस करना था यहाँ पर, तो ये आंसर ये नहीं आएगा, इसका माइनस करते हैं इसको, ठीक है। तो 4.33 में से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, आप ही मुझे बताइए। तो 15 यहाँ रहे, 33 यहाँ रहे, 33 15 48, दैट इज़ 0.48 आएगा इसमें। बात समझ में आ गई, 0.48। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0.48 माइनस का था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर माइनस करना था, तो कितना हो जाएगा 0.48। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात हमसे पूछा है रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5, ठीक है। तो रूट 7 को आपको पता होगा कितना होता है रूट 7, तो आप बोलोगे ये 4 और 9 के बीच में आएगा। 4 और 9 के बीच में मतलब इसका बेस नंबर 2 आएगा, इसका परफेक्ट 3 आएगा, तो 2 के और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 4 के साथ में कितना डिफरेंस है, 2 का, 3, मतलब आप यहाँ डिफरेंस चेक करना है कितना है, 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है, 5 का, ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 2 सही 3/5, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2.6, ठीक है। कितनी होगी, 2.6। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो रूट 5 की वैल्यू आपको सबको पता ही होगी, जगजाहिर वैल्यू है, आपको याद भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो रूट 5 को मैं क्या लिखूंगा, रूट 5 आएगा किस किस के बीच में, 4 के और 9 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। इनका डिफरेंस कितना, 1 का, और इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 5 का, ठीक है। तो ये हो गया 2:1/5, दैट इज़ 2.2, ठीक है, ये 2.2 आ गया। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस करना था,
2.6 आ गया, -2.2 आ गया। तो आप ही मुझे बताइए इनका डिफरेंस कितना आएगा। दैट इज़ 0. लगभग 4 आएगा, 0.40। आप इसको दो डेसिमल तक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा इधर कितना आ रहा था, 0.48 आ रहा था। ठीक है, इधर कितना आ रहा था, 0.48, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.40। ठीक है, इधर आ रहा था मेरा 0.48, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.48, और इसकी वैल्यू आ रही है 0.40। तो आप ही मुझे बताइए कौन सा बड़ा होगा। तो आप बोलोगे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है, इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी लेक्चर मैंने आपको दिया, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला या थोड़ा सा भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के दरमियान शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट होगा जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, लॉकडाउन जारी है, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया, बाय बाय, टेक।